हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के समकालीन विश्व और भारत को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है औद्योगिकरण का युग। इससे पहले हम लोग औद्योगिकरण का युग चैप्टर से दो वीडियो को हम अपलोड कर चुके हैं और एक थर्ड पार्ट है इसका। तो आज हम लोग इस पार्ट में देखेंगे औद्योगिक विकास का अनुठापन। औद्योगिक विकास का अनुठापन ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें देखेंगे कि औद्योगिक विकास किस प्रकार से हमारा देश में हुआ और औद्योगिक विकास किसी भी जैसे हम औद्योगिक विकास को ही समझते हैं, तो औद्योगिक विकास किसी भी देश एवं क्षेत्र के विकास का प्रतीक होता है और देश के विकास में आधारभूत महत्व रखता है। औद्योगिक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। औद्योगिक विकास पर ही देश की आधारभूत संरचना का विकास आधारित होता है। तो कृषि विकास हो या आधारभूत सुविधाओं का विकास या फिर उपभोक्तावादी वस्तुओं का उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य, यंत्र मशीन का उत्पादन, ये सारी चीज औद्योगिक विकास पर ही निर्भर होते हैं। और इसमें किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए संतुलित विकास का होना अनिवार्य होता है। अगर किसी राष्ट्र का विकास हो तो और किसी राष्ट्र के विकास के लिए संतुलित विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संतुलित विकास, तो संतुलित विकास की आवश्यकता होती है। और भारत में स्वतंत्रता के पूर्व ही, अगर हम स्वतंत्रता के पहले की बात करें तो भारत में स्वतंत्रता के पहले भी औद्योगिक विकास का प्रारंभ हो चुका था, लेकिन उसका स्वरूप विकासशील था। और भारत में औद्योगिक विकास का अगर वास्तविक विकास को हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद ही हो सका है। औद्योगिक विकास का वास्तविक विकास हम कहें तो भारत में औपनिवेशिक शासन काल में ही प्रमुख आधारभूत उद्योग की स्थापना हो चुकी थी। जब औपनिवेशिक शासन काल था, यानी ब्रिटेन का जब शासन था भारत पे, तो उस समय ही आधारभूत उद्योगों की स्थापना हो चुकी थी। जब सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि औद्योगिक विकास सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। तो इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड में वाष्प इंजन का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था, तो इसका कारण यही था कि औद्योगिक विकास का सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। तो इंग्लैंड के बाद पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में फैला। उसी तरह से भारत में भी औद्योगिक विकास हुआ जब हमारा भारत औपनिवेशिक शासन काल में था। तो लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य था औपनिवेशिक हितों का पूर्ति करना था, औपनिवेशिक शासन का शासक का। और प्राचीन काल में भी प्रारंभिक उद्योग भारत में विकसित थे और जो तत्कालीन परिस्थितियां, उस समय जो परिस्थितियां थी, तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप के अनुसार उन्नत कहा जा सकता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद ही आधुनिक तकनीक पर आधारित उद्योग का विकास हो सका, क्योंकि स्वतंत्र भारत में अनुकूल औद्योगिक नीतियां बनाई गई। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उस समय पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और पंडित जवाहरलाल ने की जो नीतियां थी वो औद्योगिक विकास का नीतियां बनाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो स्वतंत्रता के बाद अनुकूल औद्योगिक नीतियां बनाई गई। तो हम कह सकते हैं कि भारत में औद्योगिक विकास की प्रवृत्तियां को हम दो चरण में बांट सकते हैं। पहले स्वतंत्रता के पूर्व का औद्योगिकरण और स्वतंत्रता के बाद का औद्योगिकरण। स्वतंत्रता, जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं था तो उस समय का किस प्रकार से औद्योगिकरण हुआ भारत में, और स्वतंत्रता के बाद तो आपको पता ही होगा कि स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण का विकास जो था बहुत तीव्र गति से हुआ। तो स्वतंत्रता के पूर्व औद्योगिक विकास की रूपरेखा क्या थी, कैसा था स्वतंत्रता के पहले औद्योगिक विकास हमारा भारत में? तो भारत में स्वतंत्रता के पूर्व औद्योगिक विकास की रूपरेखा को अगर हम देखें तो इसको भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। औपनिवेशिक काल के पूर्व का औद्योगिकरण, जब हमारा देश औपनिवेशिक नहीं था, तो उससे पहले औपनिवेशिक जब हो चुका था, जब ब्रिटेन हमारे देश पर कब्जा कर लिया था, तो उससे पहले जब कब्जा नहीं था, ब्रिटेन का शासन नहीं था हमारे देश पर, उससे पहले का अगर हम देखें तो उसको हम अलग पार्ट में बांट सकते हैं और समझने के लिए। और औपनिवेशिक काल, जब ब्रिटेन का शासन था हमारा भारत पे, तो औपनिवेशिक काल का औद्योगिकरण को भी हम उसको समझने के लिए दो भाग में इस तरह से हम इसको बांट सकते हैं। औपनिवेशिक काल के पूर्व का औद्योगिकरण करके और औपनिवेशिक काल के समय का औद्योगिकरण। इस स्वतंत्रता के पूर्व की बात को औद्योगिकरण का हम समझेंगे इस तरह से। तो औपनिवेशिक काल के पूर्व का औद्योगिकरण में जैसे भारत में क्या था, कुटीर उद्योग था और लघु उद्योग था।
तो इस प्रकार से उद्योग उस समय थे जो स्थानीय अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के भी थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसका बहुत बड़ा महत्व था। कुटीर उद्योग जो था, लघु उद्योग था। तो इन उद्योगों को दो वर्गों में हम रख सकते हैं समझने के लिए। प्रथम वर्ग में ये था कि वैसे उद्योग जिन्हें वंशानुगत रूप से परिवार के सदस्यों द्वारा चलाया जाता था, वंश के परंपरा के अनुसार। जिसके पिता अगर कोई औद्योगिक छोटा कुटीर उद्योग चला रहा होता था तो उसका बेटा भी उसी तरह से चला रहा था। तो वंशानुगत परिवार के सदस्यों के द्वारा चलाया जा रहा था इस प्रकार से। और ये ग्रामीण जीवन निर्वाह व्यवस्था के अंग थे। और दूसरे वर्ग में ऐसे उद्योग थे जिनका अंतर्राज्यीय व्यापार होता था, इस प्रकार में भी था। और इसमें गुड़ और खांडसारी उद्योग था अंतर्राज्यीय व्यापार में, खास करके नमक उद्योग, कपड़ा उद्योग, कालीन उद्योग, काष्ठ निर्मित सामान भी था इसके अंतर्गत। शिल्पकारी उद्योग था, हाथी के दांत के शिल्प का उद्योग इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण था ये सब। तो भारत में सूती वस्त्र, मलमल, रेशमी और ऊनी वस्त्र का विश्वव्यापी मांग था। आपको पता ही होगा कि रेशमी वस्त्र और भारत का खास करके सूती वस्त्र जो था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बहुत मांग थी और पूरे विश्व में इसका मांग था। तो सामान्यतः देखा गया है कि अरब व्यापारी मध्यस्थ का कार्य करते थे, जिनके द्वारा भारतीय उत्पाद का व्यापार रोमन व्यापारियों से होता था, जहाँ से यूरोपीय बाजार में पहुँच जाता था। तो ये था औद्योगिक विकास का रूपरेखा। तो प्राचीन काल में भी विविध उद्योग का विकास हुआ था, अलग अलग उद्योग का विकास हुआ था। जबकि हालांकि उस समय प्रति श्रमिक उत्पादन लागत बहुत कम थी। अधिक और उत्पादन कम होने के कारण उत्पाद जो हुआ करते थे, जो सामान हुआ करते थे, महंगे हुआ करते थे। तो इसी कारण जब औपनिवेशिक शासन काल में औद्योगिक क्रांति के प्रभाव का फलस्वरूप जब औद्योगिक क्रांति आया तो आधुनिक उद्योग की स्थापना प्रारंभ हुआ, जिसका आधार वाणिज्यिक ऊर्जा और मशीन था। जो ऐसे में पारंपरिक उद्योग नष्ट होने लगे। जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, पारंपरिक उद्योग थे, उसकी धीरे धीरे समाप्ति होने लगी। औपनिवेशिक काल में भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था औपनिवेशिक हितों की पूरा करना। तो इस समय अधिक पूंजी निवेश, अधिक मशीनों और वाणिज्य ऊर्जा का प्रयोग प्रारंभ हुआ और इसका फलस्वरूप ये हुआ कि प्रति श्रमिक जो थे उसका उत्पाद में वृद्धि तथा उत्पादन लागत में कमी के कारण उत्पाद जो था अपेक्षाकृत सस्ते हो गए। पहले की अपेक्षा पहले महंगा हुआ करता था, लेकिन अब सस्ता हो गया। तो आइए जानते हैं इसको, औद्योगिक विकास का अनूठापन किस प्रकार से रहा। तो भारत में औद्योगिक विकास पर, औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां की कुछ खास तरह उत्पादों में ही दिलचस्पी थी। कुछ खास तरह के उत्पाद में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, ज़्यादा दिलचस्पी थी इनको। और उन्होंने अपनी वैश्विक सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय और कॉफ़ी के बागान लगाए और खनन हो गया, नील जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। तो इसमें से ज़्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। भारत में बिक्री नहीं होती थी बल्कि यहाँ से निर्यात किया जाता था। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसाय उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था और इसलिए भारत के शुरुआती सूती मिलों में कपड़े की बजाय मोटी सूते धागे ही बनाए जाते थे। उस समय जब धागे का आयात किया जाता था तो हमेशा बेहतर किस्म का होता था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या फिर उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण का ढारा कई बदलाव की चपेट में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलन की गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों के विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। तो आपको पता ही होगा कि विदेशी कपड़ा का बहिष्कार किस प्रकार से हुआ था। लोगों ने विदेशी कपड़ा को होली जलाया और बहुत ही इस पर भयंकर आंदोलन चला। लोगों के द्वारा विदेशी कपड़ा का बहिष्कार जोर शोर से किया गया। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए और उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने तथा अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। तो सरकार को मजबूर करने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। आयात शुल्क बढ़ाने के लिए तथा अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर इन्होंने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए एक संगठित होकर के सरकार पर दबाव डाला और 1906 के बाद चीन भेजे जाने भारतीय धागे के निर्यात में भी
कमी आने लगी थी। चीनी बाजार में चीनी और जापान की मिल के उत्पाद छा गए थे। तो जब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ तो उस समय स्वदेशी कपड़े के लिए भारतीयों से इस प्रकार से आंदोलनकारियों के द्वारा राष्ट्रवादियों के द्वारा भारतीयों से अपील किया जाने लगा कि आप अपना जो था भारत का जो कपड़ा है या भारत का जो उत्पाद है उसको ही अपने लिए प्रयोग में लाएं और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें। अपने स्वदेशी जो कपड़ा है जैसे खादी का कपड़ा, सूती वस्त्र जो हुआ करता था उसको स्वीकार करें। तो विदेशी कपड़ों को जोर शोर से बहिष्कार हुआ भी। और 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाला भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी थी। चीनी बाजार में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए थे। तो इसका फलस्वरूप ये हुआ कि भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे। अब 1900 से 1912 के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन जो था दोगुना हो गया, डबल हो गया सीधा। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जब हुई तो प्रथम विश्व युद्ध तो बहुत 4 साल तक चला था। तो इतना लंबा समय तक चलने के कारण यहाँ पर औद्योगिक विकास, यहाँ ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार जो थी वो युद्ध में व्यस्त थी। तो युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पाद में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। एक फायदा मिला, युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए बद्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े और खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे उद्योग लग चुके थे और लगातार उद्योग का विकास हो रहा था भारत में। तो पुराने कारखाने कई पॉलिसियों में चलने लगे और बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हर एक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिक जो उत्पाद था बहुत तेजी से बढ़ा। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। पहली जो हैसियत थी वो भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को कभी हासिल नहीं हो पाई। आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी और जापान के मुकाबले कमजोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया था और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई। उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटा करके स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही हम इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारत में औद्योगिकरण का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ। और इस प्रकार से भारत में जब उद्योगों का विकास हुआ तो भारत के लोग अपने स्वदेशी कपड़ों को स्वीकार किया, विदेशी कपड़ों को बहिष्कार करना शुरू किया। जब औपनिवेशिक सरकार युद्ध में फंसी हुई थी, युद्ध में व्यस्त थी, तो उसका फायदा हुआ भारत का। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लघु उद्योग की बहुतायात। लघु उद्योग का बहुतायात। आपको पता होगा कि औपनिवेशिक शासन के दौरान, औपनिवेशिक शासन से पहले भी लघु और कुटीर उद्योग का बहुत अच्छा भारत में चल रहा था। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सूती वस्त्र का मांग भी था, इसका मान सम्मान भी था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो लघु उद्योग की बहुतायात में, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। तो आइए आगे वाला टॉपिक देखते हैं, लघु उद्योगों की बहुतायात। हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योग में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। उनमें से ज्यादातर 1911 में 67% बंगाल और बम्बई में स्थित है। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर के उत्पाद का ही दबदबा रहा। पंजीकृत फैक्ट्रियों में
कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था। यह संख्या 1911 में 5%, 1931 में 10% थी। बाकी मजदूर गली मोहल्लों में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम करते थे। तो कुछ मामले में तो 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पाद में दरअसल इजाफा हुआ था। और यह बात हथकरघा क्षेत्र के बारे में भी सही है, जिसकी हमने पीछे चर्चा भी की थी। तो सस्ते मशीन निर्मित धागे ने 19वीं सदी में कताई उद्योग को तो खत्म कर दिया था, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह चलाते रहे। 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़े के उत्पाद में लगातार सुधार हुआ। जो हथकरघे द्वारा जो कपड़ा बनते थे उसमें लगातार सुधार होने लगा 20वीं सदी में। 1900 से 1940 के बीच यह 3 गुना हो गया। धीरे धीरे लगातार सुधार होते गया और इसका उत्पाद जो था 3 गुना बढ़ गया 1900 से 1940 के बीच। तो इसका रीजन क्या था? ऐसा कैसे हो गया? उत्पाद में 3 गुना क्यों बढ़ा उत्पादन? तो इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलाव का हाथ था। अगर हालात में बहुत ज़्यादा इजाफा ना हो और उत्पादन बढ़ सकता हो तो हाथ से काम करने वालों को नई तकनीकी अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। इसलिए 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फ्लाई शटल वाले करघों का इस्तेमाल करते थे। इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ और श्रम की मांग में कमी आई। 1941 तक भारत में 35% से ज़्यादा हथकरघों में फ्लाई शटल लगे थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में तो ऐसे हथकरघे 70 से 80% तक थे। और इसके अलावा भी कई छोटे छोटे सुधार किए गए जिनसे बुनकरों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और मिलों में से मुकाबला करने में मदद मिली। तो मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। जो बुनकर हुआ करते थे, जो हाथ से कपड़ा तैयार करते थे, तो उन बुनकरों में 2 तरह के बुनकर थे। कुछ मोटे कपड़े को तैयार करते थे, कुछ महीन किस्म के कपड़े भी तैयार करते थे। तो मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उसकी मांग में भारी उतार चढ़ाव था। उस तरह के उसका मांग भी नहीं था और उसकी कीमत भी कम हुआ करती थी। तो खराब फसल और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने की कुछ नहीं होता था और नगद आय के साधन खत्म हो जाते थे तो वे कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके में ज़्यादा हुआ करती थी। जिसके पास पैसा हुआ करता था, जो अमीर लोग थे, वह इस प्रकार से बेहतर किस्म के कपड़े खरीदा करते थे। और जिनके पास पैसे नहीं हुआ करता था, ग्रामीण लोग के पास खाने की कुछ, जब अकाल पड़ जाता था तो खाने का नहीं होता था तो कपड़ा खरीद कहाँ से सकेंगे? तो कपड़ा खरीद नहीं सकते थे। तो इसी कारण से कपड़े की मांग भी जो अमीर तबके के लोग थे, जो खाते पीते तबके से में ज़्यादा थे, वो उन लोगों के बीच ही कपड़े की मांग हुआ करती थी। उतार चढ़ाव कम आते थे उसमें। और जब गरीब भूखों मर रहे होते थे तब भी अमीर यह कपड़ा खरीद सकते थे। अकालों से बनारसी या बालचूरी साड़ियाँ की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था, क्योंकि जो बनारसी और बालचूरी साड़ियाँ होती थी वो अमीरों ही खरीदते थे और अमीर के द्वारा ही खरीदा जाता था। और जो गरीब तबके लोग होते थे वो तो मोटे किस्म के कपड़े को खरीदते थे। तो उसमें भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलता था, क्योंकि जब अकाल पड़ जाता था, जब उनके पास खाने पीने का सामान नहीं हुआ करता था तो कपड़ा कहाँ से खरीदेंगे? तो कपड़ा नहीं खरीद पाते थे। तो इस प्रकार से उतार चढ़ाव देखने को मिलता था मोटे कपड़े में। और जो महीन किस्म के कपड़े हुआ करता था, जैसे बनारसी और बालचूरी साड़ियाँ जो हुआ करती थी, इस पर कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि ये तो अमीर लोगों के द्वारा ही खरीदा जाता था। तो इसको अकाल उकाल पड़ने से इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था। तो इस तरह से इस प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियाँ या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की जगह ले लेना मिलों के लिए आसान नहीं था। तो ऐसा भी नहीं है कि 20वीं सदी में भी ज़्यादा उत्पाद बढ़ाते जा रहे बुनकरों और अन्य दस्तकारों को हमेशा फ़ायदा ही हो रहा था। उनकी ज़िंदगी बहुत कठोर थी, उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें उत्पादन के किसी न किसी काम में हाथ बढ़ाता था। लेकिन ये फैक्ट्रियों के युग में अतीत के विषय अवशेष भर नहीं थे। उनका जीवन और श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग थे।
तो ये औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी उनका जीवन और श्रम का एक अभिन्न अंग था। और ये जो औद्योगिकरण का विकास हुआ, हम इस टॉपिक से हम ये जानकारी हमें मिला कि औद्योगिकरण का विकास स्वतंत्रता के पूर्व भी था और स्वतंत्रता के बाद भी था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद असल में हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण का विकास बहुत तेजी से हुआ। जब औपनिवेशिक शासन था तो उस समय औद्योगिकरण का विकास हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण का विकास बहुत तेजी से हुआ। और औपनिवेशिक शासन से पहले भी औद्योगिकरण का विकास हुआ था। छोटे छोटे उद्योग लगे हुए थे, जैसे कुटीर उद्योग थे। तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग औपनिवेशिक शासन से पहले भी था। हाँ, भले ही उस स्तर पे नहीं था उतना, उसका उस समय उतना अग्रेसिव नहीं था और उतना विकास नहीं हुआ था औद्योगिक का। तो स्वतंत्रता के पूर्व मेन विकास तो औद्योगिक का हुआ स्वतंत्रता के पूर्व। और इससे पहले औपनिवेशिक शासनकाल में भी औद्योगिकरण का विकास हुआ। सबसे पहले तो इंग्लैंड में हुआ, उसके बाद पूरे यूरोप में फैल गया। इसी प्रकार से भारत में भी औद्योगिकरण का विकास तेजी से हुआ, खास करके स्वतंत्रता से पहले। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं कि सूती वस्त्र का औद्योगिकरण का जो विकास हुआ है पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार प्रांत, मध्य प्रांत, बंगाल, मुंबई और मद्रास में। और भारत में बड़े पैमाने के उद्योग वाले इलाके हैं। 1931 में 31 का ये इमेज है, बनाया हुआ है। तो 1931 का जो औद्योगिकरण का विकास हुआ उसको दिखाया गया है। पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, बंगाल, मुंबई और मद्रास। इस इमेज को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, वस्तुओं के लिए बाजार। तो वस्तुओं के लिए किस प्रकार का बाजार रहा और इसका असर क्या रहा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड साथ में शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।